बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। मैंने इसकी सोच में सवाल किया, क्या ऐसी कोई सूरत पैदा नहीं हो सकती कि इससे बराह रास्त गुफ्तगू हो सके? हरगिज़ नहीं। वो कभी किसी के सामने नहीं आता, अपनी आवाज़ तक नहीं सुनाता है। इसे अंदेशा है कि फरहाद जिंदा है, छुपा हुआ है। वो किसी न किसी के जरिए इसकी आवाज़ सुन लेगा। फिर वो दिन इसकी पुरअसरारियत और पुरसुकून जिंदगी का आखिरी दिन होगा। वो ड्राइव करता जा रहा था और सोचता जा रहा था। मैंने बहुत कोशिश की कि इससे कम से कम ये मालूम कर लूं कि सोनिया, रसवंती और आला बीबी को कहां पहुंचाया जाएगा, लेकिन इसने सिर्फ इतना ही कहा, मुझे अलास्का के मगरबी साहिल शहर क्विज़बू जाना होगा और इन तीनों को इसके एक एजेंट के हवाले करना होगा। मैंने इस एजेंट का नाम और पता मालूम किया। इसकी सोच ने कहा, एजेंट का नाम शोरले एव-इन है। ये क्विज़बू फ्लाइंग क्लब के नीम सरकारी इदारे का डायरेक्टर है। डॉक्टर डोगलस का दिमाग इससे ज्यादा मालूमात फराहम नहीं कर सकता था। मैंने इसे अच्छी तरह टटोल लिया था। इसकी सोच की लहरों ने मुझसे कुछ नहीं छुपाया था। अचानक फोन की घंटी सुनाई दी। मैं बेडरूम से निकलकर ड्राइंग रूम में आया, सोफे पर बैठकर रिसीवर को उठाया, फिर कान से लगाते हुए कहा, हेलो डॉक्टर मैकॉक्स दिस एंड। दूसरी तरफ से एल मोना की आवाज सुनाई दी। हेलो डॉक्टर, मैं बोल रही हूँ, क्या मुझे आवाज से पहचान सकते हो? मक्कार औरत को एक ही बार पहचान लेना काफी होता है। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। क्या समझने के लिए और कुछ रह गया है? मैं मजबूर थी। वो हीरा एक हड्डी की तरह मेरे गले में अटक गया है। ना इसे निगल सकती हूँ ना उगल सकती हूँ। तुम गुस्सा क्यों दिखा रही हो? मैंने मक्कारी की तो तुमने इसके जवाब में मुझसे मक्कारी दिखाई। तो हीरा वापस है मेरी जेब में डाल दिया। हिसाब बराबर हुआ। इसकी वजह से मैं मुसीबत में पड़ गई हूँ। प्लीज मेरी मदद करो, वरना मैं कहीं की नहीं रहूंगी। क्या डॉक्टर डोगलस तुम्हारा हमायती, तुम्हारा दोस्त नहीं है? इसका नाम भी न लो। वो बूढ़ा शैतान मुझे हवस भरी नजरों से देखता है और मुझे इस मुसीबत से निकालने के लिए ऐसी शर्त पेश कर रहा है जिसे मैं जीते जी कभी कबूल नहीं कर सकती। फिर सीधा रास्ता है, इसकी शर्त न मानो और अपनी जान पर खेल जाओ। कैसी बेदर्दी से कह रहे हो? क्या जान से गुजर जाना इतना आसान होता है? जिंदगी एक बार मिलती है। मैं ये जिंदगी हंसते खेलते गुजारना चाहती हूँ। प्लीज हेल्प मी। इसी तरह मुझे इस शैतान से निजात दिलाओ। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आखिर क्या हुआ है, कुछ बताओ तो सही। वो हीरे के मुतालिक बताने लगी। मैं इसे एक गमले में छुपा रही थी। डॉक्टर डोगलस ने देख लिया। इसका वीडियो कैसेट तैयार कर चुका है। वो कैसेट इस ऐसी जगह पहुंचाया जाएगा जहां मेरी मौत यकीनी होगी। इसकी रुदात सुनने के बाद मैंने कहा, तुम चाहती हो मैं वो वीडियो कैसेट गायब कर दूं? वो गायब हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तुम्हारे काम आने से मुझे क्या मिलेगा? हाँ, वो जरा हिचकिचाई, फिर बोली, तुम क्या चाहते हो? जो शैतान चाहते हैं वो नहीं चाहता। पहले ये बताओ, अलास्का में कितने अरसे रही हो? कम से कम 7 बरस रह चुकी हूँ। मगरबी साहिली शहर क्विज़बू गई हो? कई बार जा चुकी हूँ। तुम्हारे पुरअसरार बॉस के वो तमाम एजेंट जो अलास्का के मुख्तलिफ शहरों में काम करते हैं, क्या तुम इन्हें जानती हो? मैं तकरीबन सभी को जानती हूँ। जब भी यूरोप से यहाँ आती हूँ किसी न किसी से राब्ता कायम होता ही रहता है। क्या मिस्टर शोरले एवान को जानती हो? बहुत अच्छी तरह। वो एक फ्लाइंग क्लब के नीम सरकारी इदारे में डायरेक्टर है और हमारे बॉस का खुफिया एजेंट भी। क्या मेरे साथ क्विज़बू जाना चाहोगी? मुझे इस मुसीबत से निजात दिला दो, फिर तुम्हारे साथ जहन्नम में भी जा सकूंगी। तुम मौत से डरती हो, फिर जहन्नम या जन्नत कैसे जा सकोगी? मेरा मजाक ना उड़ाओ, मैं बहुत परेशान हूँ। 1 घंटे बाद तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाएगी। वो वीडियो कैसेट और तुम्हारा चुराया हुआ हीरा इसके पास से गायब हो जाएगा। तुम ऐसे दावा कर रहे हो जैसे कोई सुपरमैन हो। कहीं मुझे बहला तो नहीं रहे हो? सिर्फ 1 घंटा इंतजार करो। 1 घंटे में मेरा दम निकल जाएगा। तुम नहीं जानते वो पुरअसरार बॉस कितना जालिम दरिंदा है, किसी से रियायत नहीं करता। वह इसके लिए कितनी ही कुर्बानियां दी जाएं, लेकिन गद्दारी की जरा सी भी बू आए तो वो कब्र तक पीछा नहीं छोड़ता। ऐसी अजीयतें देता है जिनका तस्वर भी नहीं किया जा सकता। मैंने अपनी आंखों से कितने ही गद्दारों को सिसक सिसक कर तड़प तड़प कर मरते देखा है। मैंने कहा ना, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं 1 घंटा इंतजार नहीं करूंगी। प्लीज जल्दी कुछ करो। अच्छी बात है, मैं अभी तुमसे राब्ता कायम करूंगा। फोन पर इंतजार करो। मैंने रिसीवर रख दिया। फिर डोगलस के दिमाग में पहुंचकर मालूम किया इसने कैसेट और इस हीरे को कहाँ छुपा कर रखा है। मुनदान नहीं था इन चीजों को अपने घर छुपा कर नहीं
जा सकता था। इसे एल मोना की तरफ से खदशा था। वो मुकफ्फल दरवाजों को किसी तरह खोलकर अंदर पहुंच जाती और इन चीजों को तलाश करके जाया कर देती, इसलिए वो कैसेट और हीरा अभी इसके पास ही था, कार में मौजूद था। वो कार मेडिकल सेंटर के पार्किंग शेड में खड़ी हुई थी। इसने चारों दरवाजों को लॉक कर दिया था। डैशबोर्ड भी मुकफ्फल था जिसमें कैसेट और हीरा रखा हुआ था। वो अपने चैम्बर में बैठा हुआ एक एक्सरे का मुतालिया कर रहा था। मैंने इसे वहां से उठा दिया। वो अपने चैम्बर से निकलकर राहदारी से गुजरता हुआ जाने लगा। एक शख्स ने मुखातब किया, हेलो डॉक्टर, कहाँ जा रहे हो? मैंने इसकी जुबान से जवाब दिया, जस्ट ए मिनट, एक जरूरी काम याद आ गया है, अभी आता हूँ। वो तेजी से चलता हुआ अपनी कार के पास आया, इसे खोलकर स्टीयरिंग सीट संभाली, फिर वहां से ड्राइव करता हुआ एक शाहराह पर आ गया। उसका दिमाग पूरी तरह मेरे कब्जे में था। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि किस हालत में है और क्या कर रहा है। मैं इसे ड्राइविंग कराता हुआ मुख्तलिफ रास्तों से गुजारता हुआ एक वीरान रास्ते पर ले आया। वहां मैंने गाड़ी रुकवा दी। मुझे इसके दिमाग से मालूम हो चुका था कि कार की डिक्की में एक्स्ट्रा पेट्रोल रखा हुआ है। इसने कार से उतरकर डिक्की को खोला, फिर पेट्रोल से भरे हुए कैन को उठाकर कार के अंदर आया। अगली और पिछली सीटों पर इसे छिड़कने लगा। इसने डैशबोर्ड को खोलकर वो कैसेट भी निकाल लिया, इस पर भी पेट्रोल छिड़क दिया। हीरे को अपने कोट की अंदरूनी जेब में रख लिया। इसके बाद आराम से स्टीयरिंग सीट पर बैठकर एक सिगरेट को मुंह में दबाकर सुलगाने के लिए लाइटर निकालने लगा। अब इसने लाइटर निकालकर इसे सुलगाया तो मैंने दिमाग को आजाद छोड़ दिया। वो यक बार की हड़बड़ाकर अपने चारों तरफ देखने लगा। मैंने कहा, हेलो डॉक्टर, क्या तुम अपने दिमाग में मेरी आवाज सुन रहे हो? वो एकदम से दहशतज़दा होकर बोला, कौन 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 मेरे दिमाग में बोल रहा है? नहीं, रसवंती नहीं बोल सकती, वो तो कोमा में है। हाँ, वो कोमा में है, लेकिन तुम नहीं जानते कि इसे कहाँ ले जाकर रखा गया है, इसलिए तुम मेरे लिए बेकार हो। इसने हकलाते हुए पूछा, क्या तुम फरहाद हो? तुम्हारी मौत हूँ इतना ही जान लेना काफी है। नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। मुझे क्यों मारना चाहते हो? मेरा कोई कसूर नहीं है। बकवास ना करो, अपने हाथ में लाइटर देखो और पेट्रोल की बू सूंघते रहो। इस कार के अंदर हर तरफ पेट्रोल फैला हुआ है। लाइटर तुम्हारे हाथ से जरा भी इधर उधर हो गया तो आग लगेगी और तुम इस कार से निकल नहीं पाओगे। मेरी बात खत्म होते ही इसने कार के दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया। इसे खोलना चाहता था मगर इसका हाथ हरकत न कर सका। फिर मैंने कहा, तुम अपनी मर्जी से बाहर नहीं निकल सकोगे, चाहे 1000 कोशिश कर लो। इसने अपने जिस्म को पूरी कुव्वत को आजमाते हुए दरवाजे की तरफ पलटना चाहा, लेकिन पलट न सका। मैंने कहा, क्यों मेरा वक्त जाया कर रहे हो? इतना समझ लो कि तुमने मेरी 3 साथियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया और दुश्मनों का हाथ बटाया, इसकी सजा तुम्हें मिल रही है। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे काम आऊंगा। मैं तुम्हारे दिमाग को गहराई तक पढ़ चुका हूँ। तुम्हारे पास मालूमात का जो जखीरा था वो मेरे पास है। इससे ज्यादा ना तुम मेरे लिए मालूमात फराहम कर सकते हो और ना ही अपने पुरअसरार बॉस तक पहुँच सकते हो। वो नहीं के अंदाज में सर हिला रहा था, घबरा रहा था, चीखना चाहता था, लेकिन इजाजत के बगैर ऐसा नहीं कर सकता था। फिर इसने बेइख्तियार लाइटर को जलाया। एक नन्हा सा शोला भड़का, फिर वो सिगरेट सुलगाने लगा। अब वो समझ रहा था कि जो कुछ वो कर रहा है बेइख्तियार होकर कर रहा है और इसे अपने आप पर काबू नहीं है। मैंने कहा, अब सिगरेट का गहरा कश लो। इसने ना चाहते हुए भी एक गहरा कश लिया, फिर धुआं छोड़ने लगा। मैंने कहा, अपने लाइटर वाले हाथ को देखो, ये कांप रहा है। इसने घबरा कर कहा, नहीं नहीं, मेरा हाथ नहीं कांप रहा है। नहीं कांप रहा है तो इसे कांपना चाहिए ताकि तुम्हारे हाथ से ये छूटे और पेट्रोल तक पहुंचे। वो गिड़गिड़ाने लगा। मैंने कहा, तुम तो इस काबिल हो कि अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, लेकिन मेरी सोनिया, रसवंती और आला बीबी को गिड़गिड़ाने के काबिल भी नहीं छोड़ा गया। वो कोमा में जाने के बाद जरा हरकत नहीं कर सकती, लेकिन देखो तुम्हारा हाथ हिल रहा है, कांप रहा है। फिर इसका हाथ कांपने लगा। वो दूसरे हाथ से लाइटर वाले हाथ को पकड़कर इसे रोकने की कोशिश करने लगा। इसी वक्त लाइटर छूटकर वीडियो कैसेट पर आकर गिरा। शोले भड़क गए। पलक झपकते ही पूरी गाड़ी के अंदर आग फैल गई। अंदर बराए नाम हवा थी, धुआं भर रहा था, शोले भड़क रहे थे और डॉक्टर शोलों की लपेट में आ गया था। वो चीखना चाहता, मदद के लिए पुकारना चाहता था, मगर मौत से पहले ही जुबान बंद हो गई थी। वो गाड़ी एक आतिश फशां बन गई थी। अंदर आग भर जाए तो क्या होता है, जब पहाड़ फट सकते हैं तो कार की क्या बुकत है। अचानक एक जबरदस्त कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। इसके साथ ही मेरी सोच की लहरें वापस आ गईं। डॉक्टर का सुराग मेरी सोच की लहरों को कबूल करने के काबिल नहीं रहा था। मैं थोड़ी देर तक आंखें बंद किए बैठा रहा। दिल ही दिल में सोनिया को पुकारता रहा, रसवंती को याद करता रहा, आला बीबी से कहता रहा, तुम सब सर्द खानों में जाने से कहाँ पड़ी हुई हो। मैंने एक दुश्मन को जहन्नम की आग में झोंक
दिया है। जब तक तुम तीनों मुझे नहीं मिलोगी ये सर्दी और गर्मी का खेल जारी रहेगा। वो तुम्हें सर्द खानों के अजाब में मुब्तला रखेंगे, मैं इन्हें जहन्नम की आग में जलाता रहूंगा। 10 मिनट के बाद मैंने रिसीवर को उठाया, नंबर डायल किए, फिर दूसरी तरफ से एल मोना की आवाज सुनते ही कहा, डॉक्टर डॉगलस की कार में आग लग गई है। कैसे? इसने हैरानी से पूछा। वो कार के अंदर बैठा हुआ था, इसके पास वीडियो कैसेट रखा था और इसके कोट की जेब में हीरा पड़ा हुआ था। अचानक कार के अंदर आग लग गई, ऐसी आग भड़की कि वो बाहर न निकल सका, अंदर ही जलकर मर गया। तुम्हें ये सब कुछ कैसे मालूम हुआ? तुमने एक काम मेरे हवाले किया था, वो हो गया और कैसे हुआ? ये सवाल करने का हक तुम्हें नहीं है। तुम्हें एक बहुत बड़ी मुसीबत से निजात मिल गई है, मुझे यकीन नहीं आ रहा है। अलास्का मेडिकल सेंटर में फोन करो और तस्दीक कर लो, क्योंकि वो मेडिकल सेंटर का एक मौजूद डॉक्टर समझा जाता था, लिहाजा मैं ताजियत के लिए वहाँ जा रहा हूँ। चाहो तो तुम वहाँ आ सकती हो। मैंने रिसीवर को रखा, ड्राइवर से कार निकालने को कहा, फिर लिबास तब्दील करने के बाद कार की पिछली सीट पर आकर बैठ गया। जब अस्पताल पहुंचा तो वहाँ बड़े बड़े डॉक्टरों, तिब से ताल्लुक रखने वाले मौजूद लोगों और प्रोफेसरों की भीड़ लगी हुई थी। पता चला जब कार धमाके से उड़ी तो डॉक्टर डॉगलस के भी चीथड़े उड़ गए थे। इस हादसे पर तरह तरह की क्यास आराइयां हो रही थी। पुलिस वाले भी परेशान थे, कार के अंदर आग कैसे लग गई। बहरहाल मैं इस रात के लिए पाबंद हो गया था, वहाँ से जाना मुनासिब नहीं था, क्योंकि वो अच्छे डॉक्टरों में शुमार होता था। इसकी आखिरी रसूमात के वक्त मौजूद रहना लाजमी था। एल मोना भी पहुंच गई, मुझे देखते ही तेजी से करीब आई। इसने कहा, पहले मालूमात हासिल करती फिरो, फिर मुझसे बातें करना। मैं अहाते में दाखिल होते ही मालूम कर चुकी हूँ। ताज्जुब है ये सब कुछ कैसे हो गया। मैंने इसके करीब पहुंचकर कान में सरगोशी करते हुए पूछा, क्या मैं सब लोगों के सामने बता दूं कि ये कैसे हुआ? वो फौरन पीछे हटकर बोली, नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। अब मेरा एक काम करो। वो परेशान होकर फिर मेरे करीब आ गई, सरगोशी में बोली, वो कैसेट कहाँ है? इसी कार के अंदर जला पड़ा है, पुलिस वाले मौजूद हैं, उधर जाना मुनासिब नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ वो करो, क्या चाहते हो? अभी क्विज बू फ्लाइंग क्लब के डायरेक्टर शेवरले एवान को फोन करो और इस हादसे की इतला दो। डॉक्टर डॉगलस भी इसकी तरह पुरअसरार शख्स का एजेंट था। इसकी मौत पर शेवरले एवान जरूर यहाँ आएगा। हम वहाँ से चलते हुए डॉक्टर डॉगलस के चैम्बर में आए, वहाँ भी डॉक्टरों और लेडी डॉक्टरों की भीड़ लगी हुई थी। सब तरह तरह की क्यास आराइयां कर रहे थे। मुझे डॉक्टर मेकाक समझकर इनमें से कितनों ने ही इस हादसे के मुताल्लिक मेरी राय पूछी। मैंने कहा, मैं बाद में बताऊंगा। ये मिस एल मोना है, डॉक्टर डॉगलस की मेहमान थी, किसी को फोन करना चाहती हैं। सब ने मोना को रास्ता दिया, वो टेलीफोन के पास आई, रिसीवर उठाकर क्विज बू फ्लाइंग क्लब के नंबर डायल किए। थोड़ी देर बाद ही शोरले एवान से राब्ता कायम हो गया। इसने डॉक्टर डॉगलस के बारे में इतला दी तो वो हैरान और परेशान होकर पूछने लगा, ये सब कुछ कैसे हुआ? मुझे तो कोई साजिश मालूम होती है। मैं फोन पर क्या बता सकती हूँ? अगर तुम आ सकते हो तो फौरन चले आओ। मैं आ रहा हूँ, 1.5 घंटे के अंदर जरूर पहुँच जाऊंगा। दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिया गया। गुफ्तगू खत्म हो गई, लेकिन अब मेरी दिमागी गुफ्तगू शुरू हो गई थी। मैंने मोना से माजरत चाहते हुए बाथरूम का रुख किया, फिर एक टॉयलेट में जाकर दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। बाजार में टॉयलेट के अंदर था, मगर शोरले एवान के दिमाग में था। मोना की रिपोर्ट सुनने के बाद वो सोच रहा था, आखिर ये हादसा कैसे पेश आया। डॉक्टर डॉगलस ऐसा नादान या अनाड़ी ड्राइवर तो नहीं था कि अपनी किसी गलती से कार में आग लगा ले, या आग लग जाए फिर इसके अंदर बैठा रहे और जलकर मर जाए। यकीनन कार को बाहर से इस तरह लॉक किया गया होगा कि वो नहीं निकल सका, या फिर इसे निकलने का मौका नहीं दिया गया। मैंने इसकी सोच में कहा, और ये अलमनाक हादसा ऐसे वक्त पेश आया है जब एल मोना यूरोप से यहाँ पहुंची है। इस सोच के तसलसल से वो अपने तौर पर सोचने लगा। वहाँ एल मोना को ग्रेस कैली के रूप में यहाँ पहुँचने के लिए कहा गया था। हमारा बॉस मालूम करना चाहता था कि दुश्मन के कितने बाखबर, कितने तेज तरार हैं। एल मोना को ग्रेस कैली के रूप में पहचानते हैं या नहीं, फिर ये कि इसका ताकब कहाँ तक कर सकते हैं और वो क्या चाहते हैं। शोरले अपने तौर पर सोच रहा था और मैं सुन रहा था। इसकी सोच कह रही थी, ये डॉक्टर डॉगलस को जो हादसा पेश आया है, इसमें इन्हीं लोगों का हाथ है जो एल मोना का ताकब करते हुए आए हैं। वो सोचता हुआ एक खुफिया कमरे में आया था और वहाँ ट्रांसमीटर के जरिए अपने पुरअसरार बॉस से राब्ता कायम कर रहा था। मैं ये बात अच्छी तरह समझ रहा था कि बराह रास्त पुरअसरार बॉस से राब्ता कायम नहीं होगा। इसके बावजूद मैं पूरी तरह मुतवज्जो था। इस वक्त बाथरूम के दरवाजे पर हौले से दस्तक हुई। कोई आना चाहता था, मगर मैंने परवाह नहीं की। इधर राब्ता कायम हो गया था। आवाज आ रही थी, इन दी रिकॉर्डर इज
ऑन, प्लीज डिक्टेट योर मैसेज। रिकॉर्ड ऑन है, आप अपना पैगाम रिकॉर्ड करा दें। मैं ये सुनकर मायूस नहीं हुआ, पहले ही मालूम था कि यही कुछ होगा। श्योरले एवान डॉक्टर डोगलस की मौत का जिक्र कर रहा था और दुश्मनों पर शुबा जाहिर कर रहा था। इसकी बातों के दौरान में इसके दिमाग की गहराइयों में उतर गया था। पता चला जब सोनिया, रसवंती और आला बीबी को इसके पास पहुंचाया गया था तो ये हदायत दी गई थी कि सोनिया और आला बीबी को एजेंट 39 के हवाले किया जाए और रसवंती को रोमांटिक बेबी के पास पहुंचा दिया जाए। मैंने इसकी सोच में सवाल किया, रोमांटिक बेबी? इसकी सोच ने कहा, हाँ, हम सब उदेड़ उम्र लेडी को रोमांटिक बेबी कहते हैं। इसका नाम कुछ और है लेकिन अपनी उर्फियत से इस कदर मशहूर हो गई है कि इसका नाम तकरीबन सभी भूलते जा रहे हैं। जो मालूमात फराहम हो रही थी इनके मुताबिक रोमांटिक बेबी की उम्र 35 बरस से 40 बरस के दरमियान थी, लेकिन बेबी कहलाती थी क्योंकि अब तक इसने शादी नहीं की थी। जब वो जवान हुई तो इसे कोई पसंद नहीं आता था। इन दिनों एलोस प्रेस्ले का बड़ा चर्चा था। इस दौर की जवान लड़कियां इसके रॉक एंड रोल अंदाज पर मर मिटती थी। रोमांटिक बेबी ने कसम खाई थी कि शादी करेगी तो एलोस प्रेस्ले से, वरना जिंदगी भर कुंवारी रहेगी। एलोस प्रेस्ले ने शायद इसे घास नहीं डाली या फिर इससे मुलाकात ही नहीं हुई, लेकिन इसके इश्क की पटड़ी बदल गई। जब वो 22 वर्ष की हुई तो इन दिनों मोहम्मद अली का शोहरा था। इसने फिर कसम खाई कि शादी करेगी तो बॉक्सर मोहम्मद अली क्ले से, वरना सारी उम्र कुंवारी रहेगी। वो अपनी कसम पर 28 वर्ष की उम्र तक कायम रही। एक रात वो टीवी स्क्रीन पर मोहम्मद अली क्ले की बॉक्सिंग लड़ते देख रही थी कि क्ले ने अपने मध्य मुकाबल की नाक पर ऐसा घोंसा जमाया था कि नाक टूट गई थी और खून बह रहा था। ये मंजर देखते ही रोमांटिक बेबी ने अपने कानों को हाथ लगाया और कहा, ऐसा मर्द खतरनाक होता है, किसी दिन मेरे चेहरे पर भी नाक बाकी नहीं रहेगी। इसने 30 वर्ष की उम्र में मेरा नाम सुना, मेरी शोहरत भी देखते हुए कसम खाई कि शादी करेगी तो फरहाद अली तैमूर से, वरना जिंदगी भर कुंवारी रहेगी। अब इसकी जिंदगी में रह क्या गया था। 30 बरस तो इसने कस्में खाते खाते गुजार दिए। अब 5 बरस तक मेरा इंतजार करती रही। 35 बरस की उम्र में बूढ़ी होने लगी। अचानक इसके इश्क की पटड़ी फिर बदलने लगी। अब हर तरफ माइकल जैक्सन की शोहरत है। जिस मुल्क में, जिस शहर में देखो वहाँ माइकल जैक्सन के चाहने वाले और वालियां मिलती हैं। तब इसने कसम खाई कि शादी करेगी तो माइकल जैक्सन से, वरना माइकल जैक्सन को भी शादी नहीं करने देगी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि इसने मेरी तरफ से मुंह फेर लिया था, लेकिन बाद में पता चला कि जब रसवंती को इसके हवाले किया गया था तो इसके इश्क की पटड़ी भी बदल गई थी। वो वापस लौटकर मेरी तरफ चली आई थी। इसे उम्मीद हो चली थी कि मैं किसी न किसी दिन रसवंती को हासिल करने के लिए वहां आऊंगा। फिर दो में से कोई एक बात होगी, या तो मैं इससे शादी करूंगा या वो मुझे कोमा में पहुंचा देगी। श्योरले एवान के दिमाग से मालूमात हासिल करने के दौरान रोमांटिक बेबी की जिंदगी का जो पहलू सामने आया था, इससे जाहिर होता था कि वो एक खपती लेडी डॉक्टर है, शायद क्रैक है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। वो बहुत ही तेज तरार और मक्कार थी, अपने पेशे में महारत रखती थी। पेशे से हटकर एक खूबसूरत बूढ़ी चुड़ैल थी जो इसके दाम में आ जाता था, निकल नहीं पाता था। श्योरले एवान के दिमाग ने कहा, इसका पूरा असरार बास बहुत दूर तक सोचता है। इसने रसवंती को इसीलिए रोमांटिक बेबी के हवाले किया था कि फरहाद इत्तेफाक से इधर पहुंचे तो बूढ़ी बेबी के दाम से निकलने न पाए। जब ऐसे पूरे असरार बास को इतना एतमाद था तो यकीनन इस बूढ़ी बेबी में कोई बात जरूर होगी। बाथरूम के दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। मैं दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। वहाँ एक नौजवान डॉक्टर खड़ा हुआ था। झींप कर बोला, सॉरी डॉक्टर, मुझे नहीं मालूम था तुम यहाँ हो। मैंने कहा, कोई बात नहीं, तुम अंदर जा सकते हो। मैं एलमोना के पास आ गया। इसने कहा, यहाँ तो कानूनी कार्रवाई में बड़ी देर लगेगी, मैं तो बोर हो रही हूँ। मैंने कहा, हम अभी बाहर चलते हैं। मैं अपने चैम्बर में आया। वहाँ मैंने छुट्टी की दरख्वास्त लिखी जिसमें ये लिखा कि अभी सफर से वापस आया हूँ। अपने अजीज दोस्त डॉक्टर डोगलस की अचानक हादसाती मौत ने मेरे असाब पर अच्छा असर नहीं डाला है। मैं ड्यूटी अटेंड करने के काबिल नहीं हूँ, लिहाजा 1 हफ्ते की छुट्टी चाहता हूँ। बराए मेहरबानी से मंजूर कर लिया जाए, शुक्रिया। मैंने अपने असिस्टेंट डॉक्टर को बुलाया और दरख्वास्त इसके हवाले की। फिर मोना के साथ बाहर आ गया। अपनी कार की स्टीयरिंग सीट संभाली। वो मेरे पास आकर बैठ गई। हम वहाँ से चल पड़े। मैं तनाना शहर के रास्तों को नहीं जानता था कि कौन सा रास्ता किधर को जाता है। मुझे मालूम करने की जब भी जरूरत होती मैं चुपके से एलमोना के दिमाग को पढ़ लेता था, इस रास्ते को समझ लेता था, फिर इसी के मुताबिक ड्राइविंग करता जाता था। इस तरह मैं ये तो साबित कर रहा था कि मैं
मैं डॉक्टर मैकॉक्स हूँ। यहाँ के रास्तों को अच्छी तरह पहचानता हूँ, लेकिन दिमाग पर जोर पड़ रहा था, वक्त जाया हो रहा था। मैं काम की बातों के लिए ख्याल ख्वानी नहीं कर सकता था, लिहाजा थोड़ी देर इधर उधर चक्कर लगाने के बाद अपने बंगले पर इसे ले आया। इसने कार से उतरते हुए पूछा, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अनजान न बनो और अंदर चलो, हम अपने मामला तय करेंगे। वो वहीं खड़ी रही, फिर पूछा, कैसे मामला? तुम कितनी मासूम बनती हो। थोड़ी देर पहले तुमने वादा किया था कि अगर मैं तुम्हें डॉक्टर डोगलस से निजात दिला दूं तो मेरे काम आओगी। मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। मैं किसी की पाबंद रहकर काम करना पसंद नहीं करती। मैंने तंजिया अंदाज में इसे मुस्कुराकर देखा, फिर कहा, तुम नादान बच्ची हो, ये मत भूलो कि डॉक्टर मैकॉक्स अगर इस जलने वाले के साथ वीडियो कैसेट को जला सकता है तो इस वीडियो कैसेट को जलाए बगैर वापस भी ला सकता है। क्या तुम कह सकती हो कि जो कैसेट कार के अंदर जलाया गया है वो तुमसे ही तल्लक रखता था? इसने चौंक कर मुझे देखा। मैंने कहा, मैं अंदर जा रहा हूँ, अगर चाहती हो कि वो कैसेट तुम्हारे पूरे असरार बॉस तक न पहुँचे तो सीधी तरह चली आना। मैं अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वो सर झुकाकर आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई ड्राइंग रूम में आई। वहाँ मैं नजर नहीं आया। इसने आवाज दी, मैंने जवाब न दिया। वो मुझे तलाश करते हुए बेडरूम में आ गई। दरवाजे पर रुक कर बोली, मैं किसी की ख्वाबगाह में नहीं जाती। मैं तुम्हारी जैसी लड़कियों को अपनी ख्वाबगाह में नहीं बुलाता, लेकिन तुमने मुझसे 2 बार धोखा किया। मैंने इसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, पहली बार तुमने हीरा डालकर फांसने की कोशिश की और नाकाम रही। दूसरी बार मैंने तुम्हें मुसीबत से निजात दिलाई और तुम एहसान फरामोशी पर उतर आई। मैंने करीब पहुंचकर अचानक इसके बाजू को गिरफ्त में ले लिया, फिर कमरे के अंदर खींचकर दरवाजे को बंद कर दिया। वो चीख कर बोली, आई हेट यू, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैंने इसके मुंह पर एक तमांचा रसीद किया। वो एक दम से सख्ते में रह गई और मेरा मुंह तकने लगी। मैंने कहा, देखो दरवाजा अंदर से बंद है, तुम चीखना चाहोगी तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। तुम मेरी मुट्ठी में हो, लेकिन मैं डॉक्टर डोगलस नहीं हूँ। ऐसे लोगों में से नहीं हूँ जो हुस्न की कमजोरी से फायदा उठाते हैं। वो मुझे बेयकीनी से देखने लगी। मैंने इससे दूर होकर बिस्तर पर बैठते हुए कहा, तुम क्या जानो मेरी जिंदगी में जो बी आई वो शेरनी बनकर आई। मैं बीगी बिल्लियों को मुंह नहीं लगाता। दरवाजा तुम्हारे सामने है, तुम खोल कर जा सकती हो। चंद लम्हों तक हिचकिचाती रही, सोचती रही कि शायद वो आगे बढ़ेगी तो मैं लपक कर इसे पकड़ लूंगा, लेकिन मैं बिस्तर पर आराम से लेट गया। वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ गई, फिर इसे खोल कर जाने लगी। मैंने कहा, जाने से पहले एक बात सुन लो, अब कभी तुम पर बुरा वक्त आया तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मेरा साथ चाहती हो तो अपने आंसू पोंछ कर मेरे पास चली आना, इस एतमाद के साथ कि मैं इंसान हूँ और तुम्हारे साथ इंसान बनकर रहूंगा। ये सोच समझ कर आना कि तुम एक औरत हो और औरत कभी तो मर्द को हाथ से गुजरने नहीं देती, और जब गुजरने देती है तो इसे जन्नत से भी निकाल देती है। वो चली गई मगर बंगले से बाहर नहीं गई। ड्राइंग रूम में जाकर एक सोफे पर बैठ गई, सर झुकाकर सोचने लगी, अपने हालात का तजिया करने लगी। इसकी सोच कह रही थी, हालात का तकाजा है मैं डॉक्टर मैकॉक्स के साथ रहूं। ये बहुत ही होशियार और तेज तरार है। इसने इतनी चालाकी और महारत से इस हीरे को वापस मेरी जेब में डाला था कि मुझे खबर ना हुई। फिर सबसे हैरानी की बात ये कि इसने सिर्फ 15-20 मिनट के अंदर डॉक्टर डोगलस को ठिकाने लगा दिया। क्या वाकई मेरा कैसेट अभी जलाया नहीं गया? डॉक्टर मैकॉक्स के पास महफूज है। मैं अपने बेडरूम से निकलकर ड्राइंग रूम में आया। वो मुझे देखते ही उठकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, तुम अभी तक यहीं हो? अच्छी बात है। मैं ये बता दूं कि तुम्हारा वो कैसेट वाकई जलाया जा चुका है। अब तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि ख्वाह किसी दबाव में आकर मेरी दोस्ती कबूल करो। तुम हर तरह से आजाद हो। मैं वापस अपने बेडरूम में आ गया। मेरे यहाँ आने के बाद इसने इत्मीनान की सांस ली थी। इसे यकीन हो गया कि कैसेट जला दिया गया है। अब इसे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, कोई इसके खिलाफ सबूत फराहम नहीं कर सकता और ना ही इसका पुरअसरार बॉस अब इसे किसी तरह सजा दे सकेगा। वो मुतमिन होकर चली गई। मैं थोड़ी देर तक चुपचाप पड़ा रहा, सोचता रहा। किसी हद तक रसवंती का सुराग मिल गया था। मैं सेंट लॉरेंस के जजीरे में जा सकता था। अगर वो एजेंट 39 मिल जाता तो इसके जरिए सोनिया और आला बीबी का सुराग भी मिल सकता था। मजबूरी ये थी कि मैं फौरन ही यहाँ से रवाना नहीं हो सकता था। डॉक्टर डोगलस की आखिरी रसूमात अदा होने तक मेरा ठहरना जरूरी था। अक्सर ऐसा होता है कि मंजिल के करीब पहुंचकर आर्जी रुकावटें सामने आती हैं तो बर्दाश्त नहीं होता, मगर हालात से मजबूर होकर बर्दाश्त करना ही पड़ता है। मैं वक्त गुजारने के लिए पौमी के दिमाग में पहुंच गया। वो मैड्रिड पहुंच गई थी। इसके चेहरे का मेकअप ऐसा किया गया था जैसे वो शीबा हो और शीबा ने अपने आप को छुपाने के लिए कोई आर्जी सा मेकअप किया हुआ था। जासूस इसे देखकर शीबा होने का शुबा कर सकते थे। मैं इसे छोड़कर शीबा की मामा के पास पहुंच गया।
वो शीबा के नाना के साथ एक बहुत ही महंगे होटल में थी। इसका नाना बहुत बड़ा कारोबारी था। इस मुनाफाखोर ताजर के मुतल्लक लोग कहते थे जब ये अपने घर से दूसरे घर तक जाता है तो यकीनन कोई मुनाफा देखकर ही जाता है। वो कहा करता था कि इसे बुल फाइटिंग देखने का बड़ा शौक है, लेकिन ये शौक पूरा करने के दौरान भी वो तजारती सामान लाया करता था और अच्छे दामों फरोख्त करके जो अखराजात होते थे इनसे कई गुना मुनाफा कमा के जाता था। रबी अस्फंद यार ने इसकी मामा को मैड्रिड भेजकर इसे हासिल करने और अनजाने दुश्मनों से निपटने के लिए कौन सा तरीकाकार इख्तियार किया है ये आने वाला वक्त ही बता सकता है। इधर शीबा ने रबी से कहा था कि वो मैड्रिड पहुंचने के बाद दिमागी राब्ता कायम करती रहेगी और इसे बताती रहेगी कि वो किस होटल में क्याम कर रही है और किस मेकअप में है। इस मंसूबे के मुताबिक शीबा ने बताया था कि मोहतरम रबी, मैं मैड्रिड पहुंच गई हूँ। इस वक्त प्लाजा मोनोमेंटल के करीब विटास होटल में ठहरी हुई हूँ, लेकिन अभी यहाँ से मेरा निकलना मुनासिब नहीं है और न ही आपके आदमियों को मेरे करीब आना चाहिए। मेरे एतराफ इतना सख्त पहरा है कि कोई भी करीब आएगा तो इसे बेदरे गोली मार दी जाएगी या इसे हलाक करने के ऐसे हथकंडे से इख्तियार किए जाएंगे जिससे कातिल का पता न चले। रबी ने पूछा, आखिर तुम्हें किस मकसद के लिए मैड्रिड जाने की इजाजत दी गई है? शीबा ने कहा, यहाँ तिरसो वीगा नामी एक बुल फाइटर है। न जाने इस पुरस्कार शख्स को इसकी जरूरत क्यों पड़ गई। वो चाहता है मैं तिरसो वीगा की आवाज सुनूं, इसके लबो लहजे को याद रखूं और इसे ट्रैप करके पुरस्कार शख्स के आदमियों के हवाले कर दूं। ऐसे वक्त शीबा दोहरी कैफियत से दो चार थी। एक तरफ तो वो रबी अस्फंद यार की निहायत अकीदतमंद थी, इन्हें धोखा नहीं देना चाहती थी, इनसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी। दूसरी तरफ अपनी मामा को हासिल करने के लिए झूठ बोल रही थी और जो चालें शेख अल-फारस समझा रहे थे वही चालें चलती जा रही थी और अपनी दिल को तसल्ली दे रही थी कि मामा को अपने पास बुलाने के बाद कभी अपने रबी से झूठ नहीं बोलेगी, कभी इनके खिलाफ कोई चाल नहीं चलेगी। इस दिन मैड्रिड में आसिड का त्योहार मनाया जा रहा था। इस त्योहार के मौका पर स्टेडियम के अतराफ ऐसा मजमा लगा रहता था कि तिल धरने को जगह नहीं होती थी। रोजाना दोपहर को बुल फाइटिंग का शो होता था। इस स्टेडियम में 32,000 तमाशाइयों की गुंजाइश थी। इसके बावजूद स्टेडियम के बाहर हजारों से भी ज्यादा अफराद टिकट हासिल करने की नाकाम कोशिशें करते रहते थे और दूसरे शो का इंतजार करते थे। तिरसो बीघा बहुत ही नामवर बुल फाइटर था। इसके शो में तो लोग जैसे पागलों की तरह स्टेडियम पर टूट पड़ते थे। शीबा की मामा और नाना के लिए सीटें पहले से रिजर्व थी। रबी वगैरह ये सोच सकते थे कि इतने जमे गफीर में इसकी मामा को अगवा किया जा सकता है। इसी ख्याल के तहत इन लोगों ने सख्त निगरानी के इंतजाम कर रखे होंगे। शीबा ने रबी से कहा, अब मैं स्टेडियम जाने वाली हूँ, आप टेप रिकॉर्डर के जरिए इन आदमियों की आवाजें सुनाएं जो मामा की निगरानी कर रहे हैं ताकि मैं ख्याल ख्वानी के जरिए इनके साथ दे सकूं। चंद मिनट के बाद ही टेप रिकॉर्डर से मुख्तलिफ आवाजें सुनाई दी। वो बारी बारी बोल रहे थे और अपनी आवाज अपना लबो लहजा सुना रहे थे। मैं भी शीबा के जरिए वो सारी बातें और आवाजें सुन रहा था। फिर वो बोली, मैंने तमाम आवाजें सुन ली हैं और इन्हें याद कर लिया है। आप रिकॉर्डर बंद कर दे, मैं जा रही हूँ। अब स्टेडियम में ही आप लोगों से मुलाकात होगी। मैंने शीबा से कहा, तुम इस कदर मसरूफ थी कि मैं तुम्हारे पास आकर इजाजत न ले सका। वैसे मैंने भी वो आवाजें और लबो लहजे सुन लिए हैं और इन्हें जहन नशीन कर लिया है। इस स्टेडियम में तुम तनहा ख्याल ख्वानी नहीं करोगी, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। हम इन तमाम लोगों के दिमागों में बारी बारी पहुंचने लगे जिनकी आवाजें अभी सुन चुके थे। इनमें से एक के दिमाग ने बताया कि वो बुल फाइटर तिरसो बीघा से मिल चुका है और इसे खतरे से आगाह कर चुका है। यानी इसे बताया गया है कि कुछ अनजाने दुश्मन इसे अगवा करना चाहते हैं। इसके लिए इन्होंने एक हसीन लड़की की खिदमत हासिल की है। अगर वो अगवा करने में नाकाम रहे तो वो अनजाने दुश्मन तिरसो बीघा को गोली मार देंगे। ये ऐसी खौफजदा करने वाली खबर थी कि तिरसो बीघा जो बुल फाइटिंग के लिए रिंग के अंदर जा रहा था असाबी तौर पर कमजोर हो गया था। परेशान होकर स्टेडियम में चारों तरफ देखता था कि दुश्मन कहाँ है। वो जानता था कि बहुत से बुल फाइटर इसकी शोहरत से जलते हैं और किराए के कातलों के जरिए इसे कत्ल भी करा सकते हैं। शेख अल फारस ने पौमी पर शीबा का मेकअप करते हुए इसे बता दिया था कि शीबा जरूरत के वक्त ख्याल ख्वानी के जरिए राब्ता कायम करेगी। शीबा ने मेरी हदायत के मुताबिक पौमी से कहा, तिरसो बीघा बहुत घबराया हुआ है।
मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।